अधिकार अधिनियम 2006 में लाने का काम किया, चाहे 2009 में शिक्षा का अधिकार लेकर के आए, 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून और 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम। ये ऐसे कानून थे जिनसे आम नागरिक को आरटीआई के माध्यम से सूचना का अधिकार मिला। मंशा बहुत साफ और स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, लोगों की जो चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे बजट की बात हो, सब चीजों में पारदर्शिता रहे और लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति बराबर हो। इसके लिए आज के दिन सूचना का अधिकार कानून लेकर के आए। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूदा जो जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे या उन सूचनाओं तक हमारी पहुंच कैसे रहे, इसके लिए राइट टू एजुकेशन कानून बना। समय पे राशन, किए गए कार्य का भुगतान, बकाया पेंशनें इत्यादि अनेकों जो समस्याएं थी उसकी समाधान के लिए ये कानून बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून जिस उद्देश्य के साथ में लाया गया था, यूं ही एनडीए गवर्नमेंट बनी 2014 में और उसके ऊपर हमले होने चालू हो गए और आरटीआई कानून को कमजोर करने की दिशा में कार्य चालू हो गए। पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में ये जो कानून है, इसमें जो आयुक्तालय बना हुआ है उसका 5 साल का कार्यकाल था। उनकी सेवा शर्तें निश्चित थी। 2019 में इस कानून में संशोधन करके और इसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार के हाथ में इन बातों को दे दिया गया कि उनका कार्यकाल और सेवा शर्तों में वो संशोधन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, निजी जानकारी नहीं दी जा सकती, ये संशोधन 2023 में किया गया और इसकी आड़ में वो जानकारियां जो हमारे लिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए या आम व्यक्ति के लिए आवश्यक थी उनको छिपाया जाने लगा। ये भी यहाँ पर यूपीए सरकार के कानून को कमजोर करने के लिए एनडीए सरकार ने करने का काम किया। पहले जनहित में कोई भी जानकारी हो वो उजागर होनी चाहिए और यहाँ पर निजी जानकारी की बात करके और संशोधन करने के बाद में उसको कमजोर कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सार्वजनिक है। किसी की भी डिग्री वेबसाइट में उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की डिग्री इस कानून के संशोधन की आड़ में इन्होंने मना करने का काम किया। महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे वो एमपी लेड की बात हो, मनरेगा की फर्जी मस्ट्रोल की बात हो, फर्जी लाभार्थी की बात हो, एसपस राजनीतिक फंडिंग की बात हो, तमाम जानकारियां
नहीं उजागर करनी पड़े, इसलिए इस कानून में 2023 में संशोधन कर दिया गया। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग पर हमले किए गए। जब हमारी यूपी की सरकार थी तो सभी पद भरे हुए थे, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद में 11 पद स्वीकृत हैं केंद्रीय सूचना आयोग में, केवल 2 पे काम हो रहे हैं। और सितंबर से तो मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली पड़ा है, उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में विभिन्न लोगों के द्वारा याचिकाएं दी गई। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंजलि भारद्वाज की याचिकाएं, जिसमें केंद्र व राज्यों को नियुक्तियां समयबद्ध करें और पारदर्शिता बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक उसकी पालना नहीं की गई। लंबित मामले और डेटा की अनुपलब्धता बताते हुए जून 2024 में 29 आयोगों में लंबित प्रकरण, अपील आदि 4,05,000 अपीलें हैं। 2019 की तुलना में ये दोगुनी है। इसी प्रकार नवंबर 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग में 23,000 से ज्यादा अपीलें लंबित है। नए पदों पे नियुक्तियां की जा रही हैं, न उन प्रकरणों को सुना जा रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना हो रही है, और व्यक्तियों पर जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। भोपाल के कार्यकर्ता पर्यावरणविद शैला मसूद, अवैध खनन की बात की, आरटीआई लगाई, गोली मार करके हत्या कर दी गई। सतीश सेठी, भूमि घोटाला, हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में रियल एस्टेट के माफियाओं का नाम उजागर हुआ। और तो और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो यूपीए सरकार के समय पारित हुआ था, आज की तारीख तक 11 साल बाद में भी उसकी पालना वो लागू नहीं किया गया, उसके नियम नहीं बनाए गए। जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में इसको महत्वपूर्ण माना गया है, वहां पर कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा जुमले देते हैं, विदेशों में घूमते हैं। आज आरटीआई जो 2005 में जो कानून बना था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये संशोधन करने के उपरांत देश के प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड में क्या पैसा आ रहा है, कहां पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। कोविड के दौरान कितने लोग मरे, निजी और गोपनीय जानकारी के नाम से ये सूचना नहीं दी जा रही है। और आप देख सकते हो कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद में सूचना दी गई, उसकी सूचना भी नहीं दी गई। कहने का मतलब यही है कि इस कानून को जिस उद्देश्य से लाया गया था, जिस ईमानदारी के साथ में सूचनाएं लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ आम जनता को, देश की जनता को मिले, भ्रष्टाचार कम हो, इसको बार बार चोट पहुंचा करके कमजोर करने का काम किया है। और आज तो ये हो गया, अगर किसी ने कोई सूचना मांग ली तो इसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आ जाएगी।
झूठे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे और जेलों में बंद कर दिए जाएंगे। तो आज ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे देश में 2014 में कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, ये सब बातें हवा हवाई हो गई हैं। जो पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला और जनता के लिए लाभकारी कानून बनाया गया था 2005 में, सूचना का अधिकार, उसको दिन प्रतिदिन कमजोर करके उसको पंगु बनाया जा रहा है, जिससे ये भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेलते रहें और कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। ये बात हम सब लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। जूली साहब नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में अगर आपकी इससे संबंधित कोई बात होगी तो हम सवाल का जवाब भी लेंगे। आज 20 साल पूरे होने के बाद में हम लोग मांग कर रहे हैं, वो मांग मैं आपको बता देता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी मांगे हैं कि 2019 में जो संशोधन किया गया था कि 5 साल का कार्यकाल होगा, सेवा शर्तें सुरक्षित होंगी, उसको जो केंद्र के हाथ में दे दिया गया उसको वापस किया जाए। डीपीडीपी अधिनियम के तहत धारा 43(3) की समीक्षा और संशोधन किए जाएं जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती हैं। केंद्र और राज्य के आयोगों में सभी रिक्तियों को तुरंत पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत भरा जाना चाहिए। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य की जाए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। उपयोगकर्ताओं और विसल ब्लोअर्स को सशक्त सुरक्षा प्रदान किया जाए और आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, महिला प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए। ये हमारी आधुनिक भारत में ये हमारी मांग रहेगी कि केंद्र की सरकार इसके ऊपर काम करे। आप सब लोग पधारे, आपका धन्यवाद। मैं श्री टीकाराम जूली जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात इस संबंध में कहें। आप सबका स्वागत। सम्माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्णिम जी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, आरटीआई का जो कानून था वो पारदर्शिता लाने के लिए था, लोगों को जानकारी मिल सके, सरकारी योजनाओं का जो पैसा खर्च हो रहा है वो किन जगह जा रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अध्यक्ष जी और मैं दोनों पंचायत राज से आए हैं। बहुत अधिक पैसा पंचायतों में जाता है, लोगों को पता ही नहीं रहता कि ग्राम पंचायत में मेरा पैसा कहाँ पे आया है, कहाँ खर्च हुआ। तो ये सब एक इस प्रकार का हथियार जनता को दिया हमारी सरकार ने, और मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत 2005 के अंदर आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू की, और सोनिया गांधी जी उस समय हमारी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनका ये पूरा श्रेय जाता है। इसकी शुरुआत उससे पहले राजस्थान में हो गई थी। राजस्थान में सबसे पहले आरटीआई की जो डिमांड की थी वो भैरव सिंह जी ने की थी, और उस समय हमारी सरकार ने 2002 में आने के बाद में इसकी एक नींव रखी। और जब हमारी सरकार केंद्र के अंदर आई तब एक बहुत मजबूत सशक्त कानून इस देश के हर नागरिक को देने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने किया। और मैं समझता हूं, इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अभी विधानसभा के अंदर कैमरे लगे, हमने जानकारी मांगी, इन लोगों ने जानकारी नहीं दी, लेकिन हमने आरटीआई लगाई, उसको भी इन लोगों ने रोकने का काम किया। लेकिन आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी हमें मिली। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों को बुला के वो जानकारी मैं साझा करूंगा। लेकिन वो जानकारी ऐसी है, अगर आरटीआई नहीं होती हमें वो जानकारी नहीं मिलती। किस प्रकार के जो घोटाले ये लोग कर रहे हैं,
और हमारे जो आरोप हैं उनके अंदर जो सच्चाई है वो बिना आरटीआई के उजागर नहीं हो पाती। तो ये एक हथियार, जब आप ये समझ सकते हो हम जैसे लोगों को मिला है, तो आम पब्लिक के लिए तो कितना मजबूत हथियार है। इसको कमजोर करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। सबसे पहला तो पीएम केयर फंड है, अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा। क्यों भाई, जनता का पैसा है, देश का पैसा है, पता लगना चाहिए। फिर आप अलग अलग पर्सनल डेटा का नाम लेकर आप अलग अलग रूप से इसको कमजोर करना चाहते हैं आरटीआई को, ताकि लोगों तक जानकारी नहीं जाए। तो आपकी मंशा क्या है? आप तो बहुत पारदर्शिता की बात करते हैं ना कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे जब आप आरटीआई लगाने में ही आपको दिक्कत है? हमारी सरकार ने तो ये प्रावधान किया कि बीपीएल व्यक्ति भी आरटीआई लगा सकता है, उससे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, ये प्रावधान इसके अंदर है। लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इसको कमजोर करना चाहती है। वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते हैं तो जनता को और अधिकार हमको देने चाहिए। और आरटीआई का जो अधिकार है, मैं समझता हूँ बड़े बड़े घोटाले इन अधिकारों की वजह से खुले हैं। बड़े बड़े काम जो है इस आरटीआई की वजह से सही भी हुए हैं कि लोग आरटीआई लगा के हमारा पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है। तो ये जो डर जो पैदा हुआ है, इससे बड़े बड़े घोटाले खुले हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारी कांग्रेस सरकार का रहा है। और यहाँ ऐतिहासिक रूप से आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, राइट टू फूड जैसे कानून इस देश के अंदर हम लोगों ने बनाए, जिसका फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। यही बात कहना चाहूँगा। मेरा मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि आरटीआई को मजबूत करें, इसको कमजोर नहीं करें, लोगों को अधिकार दें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। धन्यवाद। राजधानी हो या पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा उस तरह से डिफेंस के तौर पर अभी तक कोई बयानबाजी के अलावा आंदोलन के तौर पर खड़ा नहीं किया गया, जिस तरह से बीजेपी विपक्ष में होते हुए करती थी। क्या कांग्रेस बीजेपी का एक भी आंदोलन नहीं हुआ था, झूठे आरोप वो लगाते थे। एक सेक्रेटरीट के पिछवाड़े में पिछले गेट पे हुआ था, जिसमें 500 आदमी आए नहीं थे और कहा था गंदा पानी छोड़ दिया। एबीवीपी ने जरूर, जो छात्र संगठन है, उसने 2-4 प्रदर्शन जरूर किए थे। आपने देखा होगा कोटा में 30-35 हजार लोग आए, बूंदी में आए, चित्तौड़ में आए, उससे पहले बीकानेर में, कल परसों आपने भीलवाड़ा में देखा होगा। तो आए दिन धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और बड़े बड़े, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कहीं भी 2000 से ज्यादा का कोई आंदोलन नहीं किया था। हमारे यहाँ 2 साल के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि किसानों की मांग को लेकर के 35,000 के लगभग कोटा के अंदर, उससे पहले भी कोटा में हम लोग गए थे, जहां हमारे पे और जूली साहब पे मुकदमे दर्ज किए थे। उसके बाद में बीकानेर में एक बड़ा आंदोलन 30-35 हजार लोगों का हुआ था। कल परसों भीलवाड़ा में आपने देखा 20-25 हजार लोगों का हुआ था। उससे पहले बूंदी में हुआ था 20 हजार के लोगों का, चित्तौड़ में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये सरकार कान में रुई डाल के बैठी है। ये बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही है और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है और उसके तुरंत बाद में इनकी खाल खिंचाई करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान की विधानसभा में तो देखा होगा कि कोई मंत्री जवाब ही नहीं दे पाया था। और किसी ने 70 साल में ये हिम्मत की है क्या कि राजस्थान की विधानसभा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई लगाई? ये हिम्मत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनकार हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम ईमानदारी के साथ में जनता के साथ में खड़े, जनता के मुद्दों के ऊपर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनकी नाक में नकेल डाल करके जनता के काम करवाएंगे। आरटीआई की आपने बोला कि कमजोर किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस कौन सी रणनीति करी जिससे आरटीआई मजबूत होगी?
देखिए, निश्चित बहुत अच्छी बात है। इसके तहत हम एक प्लान बना रहे हैं कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वहाँ पर हम चर्चा करके, लोगों के बीच में जा कर के और उनके साथ संगोष्ठी करके और इस तरीके का प्लान हम लोग अब बनाएंगे, क्योंकि आज 20वां साल था, तो आज तो पूरे देश के अंदर इस मांग को लेकर के है। लेकिन मैं आपको दो बातें बताता हूं इस आरटीआई से। अभी आप ही के किसी चैनल ने, प्रिंट मीडिया ने चलाया होगा कि एक आरटीआई के माध्यम से बिजली का एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था, और उस बिजली के घोटाले को आरटीआई के माध्यम से जब उजागर किया गया तो वो उनको निरस्त करना पड़ा। एक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा था, और आपने देखा होगा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई, बहुत मुश्किल से दी। 6 बार फाइल मंत्री और अधिकारी और सीएमओ तक घूमती रही। आखिरी में ये आरटीआई था जिसके डर के कारण से उस टेंडर को उनको निरस्त करना पड़ा। ऐसों दर्जनों उदाहरण हमारे पास में हैं। अलग से हम लोग बता देंगे कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आरटीआई के माध्यम से इनके सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें मंत्री भी उपस्थित रहते हैं, उसको संबोधित करते, पर वो कैंसिल कर दिया गया है। नहीं, गृह मंत्री तो आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वो तो हम ही मान रहे थे। दीपावली पहले पर्चियां बदल सकती हैं, तो वो तो आज इसी पे रहेंगे। वो ताजा खबर है कि कल वो आ रहे हैं, तो कोई न कोई कुछ करके जाएंगे, पर्चियों का फैसला करके जाएंगे। पर्चियों का फैसला कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ तो ठप पड़ा है सारा का सारा काम, कुछ हो ही नहीं रहा भाई साहब। जनता कह रही है ये सरकार है, सर्कस है, पता ही नहीं चल रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। और हम नहीं कह रहे, आम जनता नहीं कह रही, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब 3-3 जगह पर्ची कटा ली, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। जूली साहब, एक कार्यक्रम में बधाई की है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पी जोशी की भी, काफी तारीफ वहां पे की गई है। इसको किस तरीके से देखना? और दूसरा ये कि मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा की, उनका नाम ही नहीं था कहीं आखिर की लिस्ट में। देखिए, वो तो उन्होंने बता दिया था कि वो आखिरी समय में उसमें कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वो कोई बात नहीं है, वो तो उनको तय करना है कौन अतिथि आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन हमारी सरकार का जो काम था 18 से 23 का, उसकी हर जगह तारीफ थी। और आज जो तारीफ हुई उसका कारण भी यही था। मैंने वहाँ भी कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम हमने पुनिया जी ने आंदोलन जीवी कहा किसानों को लेकर, तो हमने कहा चिरंजीवी, और चिरंजीवी पे हमने नाम रखा। एमएलए लेड जो है 5 करोड़ की, हमने कटारिया जी के कहने से उन्होंने प्रस्ताव रखा और हमने मानी। तो जो हमारे समय में जो बात थी उसको लोग याद करते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग। लेकिन आज जरूर जिस प्रकार से शासन चल रहा है, राज चल रहा है, और जिस प्रकार से जो संवैधानिक पदों पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे अध्यक्ष जी हों या अन्य लोग हों, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का एक ही टारगेट है कि राजस्थान आगे बढ़े। लेकिन ये लोग ऐसा सोचते हैं कि विपक्ष के लोग तो हमें टोके ही नहीं, अगर हमें टोक दिया तो देशद्रोही है, तो हमको इनके हाँ के जयकारे लगाने के लिए तो जाते नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, नीतियाँ हमारी अलग है, उनकी अलग है। तो लेकिन पूनिया जी ने जो पुस्तक लिखी वो उनका विपक्ष का जो कार्य था, विपक्ष में उन्होंने क्या काम किए उसको लेके लिखी थी। उन्होंने याद किया, मैं गया, लेकिन वहां आपने देखा होगा कि कैसा है इन्हीं के अंदर। पहले तो शुरू के अंदर मेरे को लग रहा था मैं अकेला ही विपक्ष में हूँ। जब मंच पे गए तो मेरे को लगा कि आधे मंच का मेरे को समर्थन है। सांप सीढ़ी का खेल वहां चल रहा था, जो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कौन सांप था, किसने कब किसको निगला। और वहां पे तो दिक्कत ये हो गई कि भाई ये तो मामला ही जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक पर्सनल प्रोग्राम था, इसलिए फिर भी उसको हसीनुमा माहौल के अंदर सब लोगों ने उसको समाप्त किया। अगर वो वैसा कोई प्रोग्राम होता तो आप लोगों को और कई न्यूज मिल जाती।
सांप सीढ़ी आपने कहा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने भी को भी सांप ने डसा और उनको खुद को भी डसा जब वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने वाले थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पूनिया ने तो अब किताब लिखना शुरू कर दिया, मैं भी अगली किताब छापने वाला हूँ। इसको कैसे? मदन राठौड़ जी ने भी कह दिया कि मेरे को भी सांप ने डसा। तो मैंने तो वहां भी कहा था कि भाई ये विधानसभा का पटल होता तो मैं पक्का पूछता कौन सांप है, किसने डसा है, पर चूंकि वो गरिमामयी प्रोग्राम था तो मैं उस सांप का नाम नहीं जानना चाह रहा था। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल आप समझ रहे हो बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहां एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। राजस्थान की ये परंपरा नहीं रही। यहाँ हमेशा जो है पक्ष विपक्ष हमेशा जो ऐसे मुद्दे थे जिन पे सबको एकजुट होना चाहिए था, जब चिरंजीवी योजना लॉन्च हुई और पेंशन योजना लॉन्च हुई और 5 करोड़ रुपए एमएलए लेड के घोषणा हुई, उस समय पक्ष विपक्ष सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई थी। जब जिलों की घोषणा हुई तो मैंने देखा था विपक्ष के लोग भी हमारी सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पक्ष विपक्ष अगर अच्छे काम होते हैं तो उसमें एकजुट नजर भी आते हैं। लेकिन यहाँ तो ये सरकार काम ही ऐसे कर रही है जो कि आप सब लोग जानते हैं क्या हालात इस सरकार की है। बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मदन राठौड़ जी से भी अशोक गहलोत जी जहाँ जाते हैं। मदन राठौड़ जी के किसी सवाल पे जवाब मुझे देने की जरूरत है क्या? मैं समझता हूं कि वो उपेक्षित व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, मेरे साथ रहे हैं, सरकार में उनको तवज्जो मिल नहीं रही है, इसलिए ऐसा कोई उल्टा सीधा जवाब देकर के वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, बने रहें। लेकिन अशोक गहलोत जी से या उनके बारे में बात करने से पहले व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि उनके कद में इनके कद में क्या फर्क है। उन्होंने वो काम कर दिया अशोक गहलोत जी ने सरकार में रहते हुए जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है और वर्षों तक लोग याद करेंगे। मदन राठौड़ साहब पर्ची चेंज करा के अपनी पर्ची लॉटरी में निकलवा के लाएं, फिर कुछ करें, फिर उसके बाद में कोई चर्चा करें तो बेहतर होगा।